नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बात करेंगे आज हम सुनो सरकार बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और लोग कितने परेशान हैं, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं और क्या हालात हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दें कि हमारा ये खास प्रोग्राम खास आप लोगों के लिए ही है। जनता की आवाज में काफी ताकत होती है और वो अपनी आवाज हम तक पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं, कितना संतुष्ट है, क्या होना चाहिए? आप अपने सुझाव अपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दे सकते हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर डिस्प्ले है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं 42882228 पर कॉल करके आप अपना जो भी आपका सुझाव है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं और हम जिम्मेदारों तक इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए उन तक जाएंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे। तो आज देखिए, जिस तरीके से चर्चा करनी है, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। एक बात बहुत साफ है कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पहले भी देखी, अब भी देख रहे हैं। उसके बाद जितनी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, सरकार कुछ क्यों नहीं करती? आश्वासन तो देती है, पहले भी हमने बहुत हड़ताल देखी, आश्वासन तो मिलता है, लेकिन जो वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। हम विस्तार से बात करेंगे। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस भारती जी हैं, जो हमारे ब्यूरो हेड भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। भारती जी, बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हमारी तमाम जनता वो भी यदि कुछ कहना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो हमें फोन पर कॉल कर सकते हैं। अब भारती जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। क्या लगता है वाकई में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमने शुरू से अभी तक की चीजें हमने देखी हैं, कोविड अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है, और इस कोविड काल में और वैसे भी जो हम देखते आए हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, लगता है आपको कि बहुत अच्छी हैं? बिल्कुल राखी, बताना चाहेंगे कि यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं मरीज जो है वो परेशान होते सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाई देते हैं। और यदि हम बात करें तो अभी डेंगू का जो लोगों में वायरस जो फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया भी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी जांचें आ रही हैं, जांचों में पर डे कुछ ना कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है। अभी कल ही की बात करें, कल की जो रिपोर्ट आई उसमें 7 जो चिकनगुनिया के मरीजों का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसी स्थिति में हम यदि बात करें डॉक्टरों की, तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं हड़ताल पर बुधवार से गए हैं, तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं चरमराई सी हुई है। और यदि हम बात करें कल के आंकड़ों की, तो कल 10 जो मरीज हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, वहाँ पे अस्पताल में 10 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वहाँ की हमने चर्चा भी की वहाँ पे कि ये 10 लोगों की जो मृत्यु हुई वो किस वजह से, तो वहाँ पे जो अधीक्षक है उन्होंने बताया कि ये इतनी मौत तो नॉर्मली होती है। लेकिन यदि हम बात करें जूनियर डॉक्टरों की भी, तो इनकी भी समस्याएं हैं अपनी। शासन एवं प्रशासन को भी इनकी जो समस्याएं हैं उनको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टरों के, उनको बैठ के इसको पूरा समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि ये बीच बीच में इस तरह की समस्याएं क्रिएट ना हो। बिल्कुल, चलिए। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सिवनी से पवन यादव। पवन, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं पवन? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर? देखिए, जहाँ तक सिवनी जिले की बात करूँ तो सिवनी में पहले की अपेक्षा अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले जहाँ तक हमारे यहाँ पे जो पूर्व कलेक्टर थे, उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं सिवनी का इंदर जिला चिकित्सालय की मैं बात करूं, तो जिला चिकित्सालय में जो कायाकल्प किए हैं प्रवीण अडाइज करके, जो फिलहाल की स्थिति में बुरहानपुर कलेक्टर हैं, उनको देखते हुए सिवनी जिले में अन्य कलेक्टर उनको परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। फिलहाल की स्थिति में स्थानीय जो विधायक है मुनमुन राय, वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। तो फिलहाल कहा जाए पहले से अच्छी व्यवस्थाएं अब देखने को यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, सिवनी का हाल तो आपने बताया। क्या लगता है पवन, एक आम नागरिक होने के नाते हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं? क्योंकि हमने ये कोविड काल भी देखा है, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, आम जनता परेशान होती है, मरीज परेशान होते हैं। देखिए, सरकार के बदलने के बाद से कहीं ना कहीं इस चीज की कमी तो देखने को मिली हुई कि व्यवस्थाएं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खासकर चरमरा रही हुई थी, और वहां पर सरकार कहीं ना कहीं उसमें फैल नजर आते हुए दिखाई दे रही थी।
क्योंकि क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रभुराम चौधरी जी उन व्यवस्थाओं को उतना अच्छा संभाल नहीं पाए, जिसके कारण अपने यहाँ की कोरोना कालीन व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा लड़खड़ा गई थी। इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात और आपको बता दें कि ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, कहां परेशानी आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, क्या कुछ किसने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अपनी हड़तालों को लेकर लगे हुए थे, पिछली बार तो हड़तालें समाप्त भी कर दी गई थी, लेकिन फिर से वो हड़ताल करने लगे। अपनी हड़तालों को लेकर लगे हुए थे, पिछली बार तो हड़तालें समाप्त भी कर दी गई थी, लेकिन फिर से वो हड़ताल करने लगे। मेरा मानना है कि जो मेरे पास तो कोई विषय आया नहीं है और जो मुझे अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई विषय भी नहीं है जिस पर हड़ताल की जाए, पर हमारे अधिकारी तौर पर बातचीत चल रही, सब चीज़ें ठीक होंगी। परंतु किसी भी हड़ताल से या किसी के काम पर नहीं आने से हमारी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी का मध्य प्रदेश में इलाज हम सुचारू रूप से करने में सक्षम हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जूनियर डॉक्टर्स के साथ धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है। जब 2-3 महीने पहले जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन किया था, उस समय न्यायालय के भी निर्देश थे और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो भी मामले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन पर भी किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन सरकार द्वारा ना मामले वापस लिए गए और रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार धोखा दे रही है जूनियर डॉक्टर्स को। एक बात हमने देखी यहाँ पर कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आए। जब सवाल किया गया तो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तो स्वास्थ्य मंत्री का इस तरीके से जो रवैया है वो ठीक नहीं है। देखिए, जो भी बात है आपको बात रखनी होगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तमाम चीजों की उम्मीद आपसे लोग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग का यदि जिम्मा आपके पास है तो आप उन चीजों को संभालने की कोशिश करिए। यदि कहीं कोई परेशानी है तो आपको मीडिया के सवालों के जवाब तो देने होंगे। अब आप यदि बच रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं खामियां बहुत ज्यादा है। अब यदि हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें तो विश्वास सारंग का ये कहना है कि ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हड़ताल अभी की जाए। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है भारती जी कि वही चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जिनके पास जूनियर डॉक्टर्स वाकई में 2 से 3 महीने पहले गए थे। एक लंबी हड़ताल हमने तब भी देखी थी, तब भी कहा गया था, कोर्ट तक ये मामला गया था, कहा गया था काम पर आइए, मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन आज वो चीजें वापस से हमको रिपीट में दिख रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या वाकई ये कांग्रेस के आरोप बिल्कुल सही है कि सरकार धोखा दे रही है और सिर्फ आश्वासन देती है, करना कुछ नहीं चाहती? बिल्कुल राकेश जी, बताना चाहेंगे कि यदि हम बात करें जब लास्ट टाइम ये मई जून में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल थी, उस समय प्रशासन ने काफ़ी कुछ हड़ताल को ख़त्म करने के प्रयास भी कराए थे। लेकिन उस समय कोरोना काल का समय भी था तो लोग ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। उसी को चलते मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट की तरफ से भी बताया गया था कि ये वैधानिक नहीं है, आपको हड़ताल ख़त्म करके आपको वापस काम पर आना पड़ेगा। लेकिन उस समय शासन ने भी, यदि हम बात करें तो साफ तौर पर बताया था कि जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त नहीं किए जाएंगे और जो मुकदमे आप पर दर्ज कराए गए थे, क्योंकि उस समय इनके ऊपर कुछ मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए थे, तो वो मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन यदि हम अभी बात करें तो इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसी के चलते अभी जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं वो 3 इनके जूनियर डॉक्टर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन जो है ना वो भी अधर में लटके हुए हैं। बिल्कुल भारती जी, मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ। आपको बता दें भोपाल से हमारे साथ राजेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर? मैम नमस्ते मैम, मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा भोपाल से बोल रहा हूँ। मैं शाहपुरा 1100 क्वार्टर में हमारे इधर एक डिस्पेंसरी है जो मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करती है, पर वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। छोटे से छोटे काम के लिए भी जाओ ना तो वहाँ से आगे रेफर, मतलब जैसे 1250 का एक हॉस्पिटल है वहाँ के लिए भेज दिया जाता है, और इस अस्पताल में जाओ ना तो अपने को एक फिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, इन सब समस्याओं से जब आप लोग जूझते हैं या परेशान होते हैं, या आप जहां रहते हैं वहां के लोग परेशान होते हैं,
तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक कभी बात पहुंचाने की कोशिश की, या यदि डॉक्टर नहीं है, देखिए जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है, यदि आप लोग आवाज उठाएंगे, यदि आप लोग बात पहुंचाएंगे आगे, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान ढूंढा जाएगा। हम आवाज उठाना चाहते हैं हम आप लोगों के माध्यम से कि हमारे आवाज पहुंचे, पर कई बार उसकी कंप्लेंटें हुई, शिकायतें हुई, पेपर में आता है, पर ऊपर से सब सेटिंग हो जाती है। उस अस्पताल में कोई मैम इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं मिलते। हमेशा जाओ तो मैडम बाहर है, पर है, ये है, वो है, आगे के लिए भेज दिया जाता है। अपन जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, 1-2 घंटे, बोले कोई नहीं आएगा, आप चले जाओ, 1250 में दिखा लो। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत कहने के लिए तो सब हवा में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है जो बताई जाती है। सब बहुत चरमराई हुई है, और नेता भी सिर्फ जो नेतागिरी करते हैं ऊपरी तौर पे कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कोई जाके चेक ही नहीं करना चाहता कि वास्तव में व्यवस्थाएं क्या है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। परेशान है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो एक बात देखिए बहुत स्पष्ट है भारती जी, मुझे लगता है इन्होंने अपनी जो बात यहाँ कही है कि डॉक्टरों की कमी, ये डॉक्टरों की कमी हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन यदि आसपास जो हॉस्पिटल है, जो जिस एरिया में रह रहा है, वो यदि वहाँ जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर उसको दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं, हम एक डिस्टेंस भी देख के चलें, लोग परेशान बहुत हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम इसके लिए भी जिम्मेदार कि सरकार को माने कि प्रॉपर भर्तियाँ नहीं हो रही, नियुक्तियाँ नहीं हो रही, होल्ड कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल राकेश जी, यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है, जैसे कि अभी राजेंद्र राजपूत जी ने भी बताया कि जो संबंधित हॉस्पिटल्स होते हैं वो जेपी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। जेपी हॉस्पिटल में भी इन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती है, डॉक्टरों की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं तो वो तो परेशान होते ही हैं। तो हम यदि बात करें तो शासन की तरफ से कि शासन को डॉक्टरों की जो कमियां हैं उसको भी भर्ती के माध्यम से पूरा करना चाहिए। यदि इस तरह से ये अव्यवस्थाएं रही तो आमजन तो परेशान होंगे ही ना। बिल्कुल सही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें बैरागढ़ से हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत स्वागत खबर भारत से जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम नमस्कार। मैडम मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपनी रखना चाहता हूँ। जैसे जो जितने भी जैसे सरकारी अस्पताल हैं, तमाम सुविधाएं उसमें जो हैं प्रदेश सरकार को रखनी चाहिए। जैसे अगर मैं बैरागढ़ के सिविल अस्पताल की यदि बात कहूँ तो बैरागढ़ के सिविल अस्पताल पे सोनोग्राफी मशीन है, तमाम जो है वहाँ पे इलाज के लिए मशीनें हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर्स नहीं है। आज भी मंत्री आए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी आए थे आज, और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पे जो है अनावरण किया, उसका लोकार्पण किया, ताकि एक ऑक्सीजन जो है मरीजों को मिल पाए। लेकिन उसके साथ साथ होने वाली असुविधाएं हैं, जैसे सोनोग्राफी मशीन हो गई, अपनी हार्ट बीट की मशीन हो गई, तमाम जो है डॉक्टर नहीं, वो जब भी अगर कोई चेक करवाने जाता है उसको बाहर जो प्राइवेट जो सेंटर है वहां का लिख देते हैं कि यहाँ से आप जांच करवाइए और यहाँ से जांच लाकर फिर डॉक्टर को दिखाइए। तो जो सरकारी अस्पताल है, जैसे सिविल अस्पताल है या अन्य स्वास्थ्य केंद्र में, सभी की बात करता हूँ, सभी में जो है, क्योंकि एक गरीब तबके का आदमी जो है इलाज कराने के लिए जाता है, कोई अमीर आदमी तो खैर नहीं जाता सरकारी अस्पताल, तो उसको तमाम जो है इलाज उसको वहीं पे मुहैया कराया जाए। और एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जैसे डिलीवरी की, डिलीवरी के लिए भी सुल्तानी अस्पताल भेज दिया जाता है। यदि नाइट के समय भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, या डिलीवरी अगर किसी मरीज की होनी है कि भाई अर्जेंट है, कोई महिला है बेचारी परेशान है, गरीब तबके की है, लेकिन उसकी जो इमरजेंसी डिलीवरी है वो सुल्तानिया में हो जाती है। लेकिन जो सुल्तानिया में जो व्यवस्था है वो यदि बैरागढ़ सिविल अस्पताल में हो जाए तो शायद जो बैरागढ़ चूंकि एक उपनगर है राजधानी भोपाल का, तो जो चूंकि आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, खजूरी हो गया, बकानिया हो गया, तमाम जो है ग्रामीण आते हैं, और बैरागढ़ का एकमात्र ऐसा सिविल अस्पताल है जिसमें डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और इलाज बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन बस जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, अगर ये बैरागढ़ सिविल अस्पताल की हो जाए तो एक बेहतर इलाज जो है गरीब तबके के लोग हैं जो उनको मिल पाएगा। बिल्कुल अंकित, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और ये सुझाव, हमारा मकसद ही सुनो सरकार, हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपकी परेशानियां हों, वो आप अपने इस मंच के माध्यम से हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। भारती जी, मुझे लगता है कि एक ये बहुत अच्छा सुझाव है बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल के लिए कि दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यदि बैरागढ़ में डॉक्टर्स अच्छे हैं तो व्यवस्थाएं यदि सरकार की तरफ से दुरुस्त कर जाएं तो वाकई में आसपास के गाँव जो वहाँ से लगते होंगे वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल राखी जी, यदि जो शासकीय हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल जो होते हैं,
शासन की तरफ से उसमें खर्च तो बहुत किया जाता है, लेकिन उसका रखरखाव मेंटेन नहीं किया जाता। जैसे अभी बेरागढ़ से अंकित जी ने बताया कि सोनोग्राफी मशीन है वहाँ पे, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। तो सोनोग्राफी के लिए अदर जो प्राइवेट सोनोग्राफी जहाँ पे होती है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मरीज जो है क्या क्रिटिकल स्थिति में है या कैसे है, तो यदि बाहर जाता है तो समय भी उसका लगता है और पैसा भी उसका ज़्यादा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन को जो सामग्री होती है अस्पतालों में, उसको मेंटेनेंस एवं रखरखाव के भी कदम सही तरीके से उठाने चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ सिवनी से कृष्ण कुमार प्रजापति जी जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हेलो कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, आवाज कम आ रही है आपसे। क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए मैडम जी। कृष्ण कुमार जी, अपनी बात रखिए अपनी। मैडम, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य समस्याएं बहुत लगातार चल रही हैं और कोई भी काम अभी स्वास्थ्य विभाग में ढंग से नहीं चल रहा है। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि सिवनी जिले के मुख्यालय एक स्वास्थ्य विभाग हमारे यहाँ बन रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन बन रहा है उसमें, और ठेकेदार द्वारा उसमें पोती की जा रही है। क्या करना चाहिए? क्या सुझाव है आपका? सरकार इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, आसपास का प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर कोई और? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और इसमें ये होना चाहिए कि अभी सारी योजनाएं को कुछ दिनों के लिए लगभग बंद की जाए और सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं को ज्यादा मुख्य उसका प्रमुख दिया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकें। बिल्कुल। चलिए कृष्ण कुमार जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भारती जी, यहाँ पर एक बात और आ रही है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सारी सुविधाओं को या जो भी योजनाएं एक तरफ रखें, लेकिन कोविड को भी हम लेकर चलें और चीज़ों को हमने अभी बिगड़ते हुए देखा है, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ज़्यादा फोकस सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें तो कोविड की जो कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। यदि ऐसे में जूनियर डॉक्टर यदि अपनी हड़ताल पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम जन को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। तो शासन को भी इनकी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको लगातार बता दें कि जैसे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आप यदि अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। परेशानी है आपके क्षेत्र में कहीं, वो आप बता सकते हैं। जिम्मेदारों तक आपके जो भी सवाल हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे इस खास कार्यक्रम सुनो सरकार के माध्यम से, और जिम्मेदारों से इसका जवाब भी निश्चित तौर पर लिया जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है तो फिर जो कहा जाता है, जो करोड़ों का बजट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए पास होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, फिर भी व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? तो आप भी अपनी राय लगातार दे सकते हैं। अच्छा भारती जी, एक चीज़, जैसे तीसरी लहर की बात यहाँ पर निकली, क्या लगता है कि जिस तरीके से जब कोविड आया था उसके बाद डेवलपमेंट की बात की गई, सरकार ने बहुत सारी बातें कही थी कि प्रॉपर बेड्स उपलब्ध हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन भी है, हम तीसरी लहर के लिए भी तैयार हैं। मुझे एक बात यहाँ समझ नहीं आती कि यदि तीसरी लहर के लिए तैयार हैं तो क्या उसका कोई खाका तैयार है सरकार के पास कि यदि ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, और यदि ऐसा है तो फिर ये जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे, ये अपनी व्यथा सुना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो बिगड़ी हुई हैं, फिर ठीक क्या किया है? देखिए राखी जी, यदि हम बात करें शासन की ओर से, तो शासन की तरफ से तो साफ तौर पर कहना है कि तीसरी लहर जो यदि आने वाली कोविड की, तो उसकी तैयारी शासन एवं प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। लेकिन यदि हम जमीनी स्तर पर देखें तो शासन एवं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। धरातल पर यदि हम बात करें तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम यदि मरीजों की बात करें तो मरीज भी परेशान होते हैं। यदि हम नॉर्मल बात करें, अभी नॉर्मल स्थिति में भी मरीज जाते हैं अस्पतालों में तो उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। यदि हम बात करें दवाइयों की, तो दवाइयाँ एक और शासन फ्री में मुफ्त में इलाज करने की बात करती हैं, और दूसरी तरफ जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ पूरी नहीं लिखते डॉक्टर दवाइयाँ तो पूरी लिखते हैं, बट उनको सरकारी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती, तो उनको बाहर से ही दवाइयाँ खरीदनी पड़ती। तो ये भी जो व्यवस्थाएं हैं ये शासन की तरफ से कहीं ना कहीं कमियाँ देखी जा रही हैं। और आके जी आपको बता दूं कि हमीदिया हॉस्पिटल जो है, हमीदिया हॉस्पिटल में गामा मशीन करके एक करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत कराई गई थी, और उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर
निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं, तो वो कम खर्च में वहाँ पे निःशुल्क वहाँ पे जांच होती थी। ये गामा मशीन जो है वो हाईटेक मशीन है और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक आध हॉस्पिटल में शायद होंगी, ये शासन की तरफ से पहली मशीन बताई जा रही थी। तो वो मशीन अभी भी रखी हुई है लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है, तो उसकी वजह से वो मशीन जो है करोड़ों रुपए की धूल खा रही है। तो शासन स्वास्थ्य के नाम पर पैसे खर्च करती है लेकिन उसका उपयोग आम जन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था शासन की ओर से होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक बात और है भारती जी, मुझे ये भी एक चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं आज भी लोग जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति कैपेबल नहीं होता है, हर तबके के लोग हैं हमारे समाज में, उनको लगता है यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत चीज़ें डेवलप की गई हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, मशीनें भी आई हैं, लेकिन वाकई में ऐसा मुझे लगता है और ये हम लोगों की भी जो राय आ रही है वो समझ पा रहे हैं कि प्रॉपर जो स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर जो सीनियर डॉक्टर होना चाहिए, या नाइट ड्यूटी में कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो डॉक्टर स्टाफ मिलना चाहिए, उनकी कमी बहुत ज़्यादा है और उनकी भर्तियां नहीं हो रही। और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर इतना परेशान हो चुके हैं कि आए दिन उनकी हड़ताल भी हो जाती है। बिल्कुल राखी, यहाँ बात करना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कमियाँ इसमें अधिक है। यदि हम बात करें ANM की, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कराती हैं और महिलाओं की देखरेख भी ये करती हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाती हैं, तो इनकी भी समस्याएं यदि हम बात करें तो कुछ समय पहले इन्होंने भी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने रखी थी। तो उस समय भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उससे आम जन परेशान हुए थे। तो ये आखिर व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, कब शासन इन पर ध्यान देंगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है, कर्मचारी ही परेशान है, तो फिर वो इलाज कैसे करा पाएंगे और लोगों का कैसे करेंगे, तो ये देखना होगा शासन को भी। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए एक बात है और सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इतने कैपेबल नहीं हैं, या फिर व्यवस्थाओं को क्या संभाल नहीं पा रहे, या फिर दूसरी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि वो संभालना नहीं चाहते। क्योंकि जिस तरीके से उनको हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि सवालों का जवाब वो दे नहीं पाए, बचते नजर आए हैं। क्यों? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिम्मेदारी विभाग आपका है, आपसे बात की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं फिर यहाँ पर बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के भी हाल ऐसे ही थे। आपको पता है कि जूनियर डॉक्टर्स ने पहले हड़ताल की थी, आश्वासन आपके द्वारा ही दिया गया था, और ये वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपना उनका जो दुख था वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोविड काल में, और अभी भी कोविड गया नहीं है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जान अपनी उन्होंने लगाकर पूरी सेवाएं मरीजों की हैं। तो उन लोगों को तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। व्यवस्थाओं की बात करें तो करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं प्रॉपर दुरुस्त नहीं है। क्यों? वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो बजट कहाँ जा रहा है? ये तमाम गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब जिम्मेदार दे सकते हैं, लेकिन जब जिम्मेदार ही बचेंगे तो फिर आखिरकार जवाब कौन देगा? देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से वो जनता जो हमसे जुड़ रही है, जनता की आवाज़ जो है उसमें बहुत ताकत होती है। मैं बार बार ये बात इसलिए भी यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि उनके सवालों का जवाब आपको देना होगा। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट आपसे नहीं जुड़ सकते, लेकिन हमारा इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और जिम्मेदारों से हम सवाल ले पाएं। भारती जी। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें तो अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को भी देखा कि जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी समस्याओं की जब बात करते हैं तो किस तरह से वो भागते हुए नजर आते हैं। तो इसमें ये समझना होगा कि भाई जब तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग आपके अंतर्गत आता है, तो आखिर आप इस तरह के जो सवाल हैं उससे क्यों भाग रहे हो? मतलब आपको या तो ऊपर कोई आपको नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि आप स्वतंत्र होकर सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई है, तो इसको क्या समझे? क्योंकि जनता की अपेक्षाएं तो शासन से है। बिल्कुल सही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें जबलपुर से हमारे साथ वरुण शर्मा जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं वरुण? अपनी बात रखिए। मैम, जबलपुर में डेंगू जिस तरीके से फैलता जा रहा है लगातार, और शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए, ना किसी प्रकार की दवाओं का छिड़काव हो रहा है जबलपुर में, ना साफ सफाई की व्यवस्था भी उतनी उचित नहीं है, और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस तरीके से हर जगह जबलपुर को खोद दिया है इनने, उसमें भी पानी भर रहा है गड्ढों में, लाइटें बंद हैं, सब पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। और अठौंदा में जो कचरा प्लांट बनाया गया है
वहाँ बाहर से भी कचरा बुलाया जा रहा है। तो जबलपुर में आप कठौंदा साइड जाएंगे तो आप वहाँ रहवासी इलाका है, लेकिन वहाँ भी आदमी बैठ नहीं सकता, इतनी बास बदबू आती है वहाँ। अच्छा वरुण, वहाँ का जो चुप्पी साधे हुए, ठीक है, वहाँ का जो स्वास्थ्य अमला है, वहाँ के जो अधिकारी हैं जो उस क्षेत्र को देखते हैं, आसपास के जो हॉस्पिटल्स वहाँ होंगे, उन अधिकारियों से कभी शिकायत की या बात करने की कोशिश की? उनका क्या रवैया? सैकड़ों बार शिकायत हो चुकी, ज्ञापन हो चुका, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोई हल नहीं। वो उतना मतलब वो नहीं, एक्शन प्लान मूड में नहीं आते। अच्छा, क्या लगता है इस तरह से अनदेखी क्यों करते हैं? मैम इसमें तो स्वास्थ्य मंत्री जी की लापरवाही है। स्वास्थ्य मंत्री जी का एक भी दौरा नहीं हो रहा। जबलपुर को जिस तरीके से नेतृत्व नहीं दिया गया शिवराज सिंह की सरकार में, कहीं कुछ न किसी को मंत्री बनाया न कुछ है, टोटल चुप्पी साधे हुए प्रशासन शासन सब। बिल्कुल। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो भारती जी देखिए कि वो लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं है, जनता और जो लोग होते हैं यदि कोई परेशानी है तो वो अपनी बात भी रखते हैं, बात रखने के साथ साथ जो शिकायतें हैं वो भी करते हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा। वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो गंभीरता से इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा? अब एक बात इन्होंने यहाँ पर भी प्रभुराम चौधरी का ही नाम लिया कि जबलपुर आना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, तो कैसे आप निर्देशित करेंगे? बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के, अभी जबलपुर से जैसे हमारे एक जो कॉलर थे उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री भी निरीक्षण नहीं करते हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं। तो इसमें सीधे तौर पर यदि हम देखें तो एक तो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं प्रभुराम जी, वो शायद अपने स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इतनी समस्याएं आ रही हैं। यदि उनको समस्याओं से आम जन को निजात दिलाना है तो क्षेत्रों का भ्रमण भी करना होगा और जो समस्याएं निकल के आ रही हैं उनका समाधान भी कराना होगा, नहीं तो इस तरह से आम जन जो है कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि आखिरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माने? सरकार को, विभाग को, विभाग के मंत्री को, जो लोकल प्रशासन है उसको? देखिए किसी को भी जिम्मेदार मान लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है यहाँ पर। और मुझे लगता है जिनका विभाग है, जो विभाग के मंत्री हैं, जिस क्षेत्र से भी फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो हॉस्पिटल है, वहाँ का जो प्रशासन है, यदि कोई शिकायत आती है तो देखिए आपका भी धर्म बनता है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लें। आप यदि समाधान नहीं कर सकते तो उससे ऊपर जो अधिकारी, आप वहाँ तक उनकी बात पहुँचाइए ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। यदि निराकरण नहीं होगा तो लोग परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे। और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं, ये विषय एक ऐसा है कि सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि लोग यदि परेशान होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आज यदि कोई बीमार है, कोई सीरियस है, यदि उसे ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिल रहा है तो उसकी जान भी जा सकती है, और यदि उसकी जान चली जाती है तो फिर जिम्मेदार किसे माना जाए? तो डॉक्टर का समय पर ड्यूटी पर होना, प्रॉपर स्टाफ होना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उपलब्ध कराएं। हम कह रहे हैं जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो भी यदि कोई हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर व्यवस्थाएं देनी होंगी, क्योंकि लोग जो हैं यदि कोई बीमार है वो आप तक पहुंच रहा है तो कम से कम आपको, एक डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान का रूप भी माना जाता है, तो आपको अपना वो धर्म निभाना है। फिर इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं ये वाकई समझ से परे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इसका जवाब खुलकर देना चाहिए। और मुझे लगता है भारती जी कि प्रभुराम चौधरी का जो रवैया हमने आज देखा है और जिस तरीके से लोग भी बता रहे हैं कि दौरे पर नहीं है, समझना नहीं चाह रहे हैं, विभाग लेकर बैठे हैं लेकिन चीजें नहीं हो रही, तो उनको इस तरह से बचना नहीं चाहिए, उनको इसका जवाब देना चाहिए। वही राखी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हमने प्रभुराम जी को देखा है तो वो मुझे नहीं लगता है, मतलब दिखाई दे रहा है कि अभी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान हो पाएगा। हम आपको यहाँ बात करते हैं कि अभी जनवरी इस साल की यदि हम बात करें, जनवरी से लेकर अभी अगस्त सितंबर तक 5 बार जूनियर डॉक्टर जो हैं हड़ताल कर चुके हैं। तो ये हड़ताल करना, उनकी समस्याएं बार बार शासन तक पहुंचाना और शासन की जो उनको आश्वासन देना, समस्याओं का फिर समाधान नहीं करना, तो ये भी कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं को अनदेखा करना है। और यदि ये अनदेखा इसी तरह से करते रहें तो आम जन जो मरीज हैं सीधा सीधा उनको खामियाजा उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ भोपाल से नरेश ज्ञानचंदानी जी जुड़ गए। नरेश जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद।
और खबर भारत का भी धन्यवाद। जो उन्होंने सबसे गंभीर मुद्दा जो आज के समय की जरूरत है आप लोगों ने उठाया है। जो अस्पताल का अभी बेहाल है, क्या भोपाल जिला जो राजधानी है उसका ही बेहाल है। आज डेंगू इतनी महामारी के रूप में फैलता जा रहा है, उसके सामने अपनी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं कौनी साबित हो रही हैं। रोजाना केस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड पूरे बढ़ते जा रहे हैं। आज ही हमीदा अस्पताल का आया कि काफी बेड बिल्कुल खाली न के बराबर है, जेपी अस्पताल में भी न के बराबर है, जबकि कोरोना के तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की जा चुकी है। उसके बाद भी सरकार का इस तरह से लापरवाही रहना, ये यहाँ की जनता की सुरक्षा के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। क्या लगता है आपका कोई सुझाव नरेश जी कि सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने सारी तैयारियां करके रखी हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी तैयारी है, दुरुस्त हैं, ऐसी कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगर उनका ये कहना है तो फिर इतने डेंगू क्यों फैल रहा है? हमारा सवाल है कि बीमारी इतनी बड़े विशाल पैमाने भोपाल राजधानी में फैल रही है, पूरे प्रदेश में क्या हालत होगी? कई जगह तो अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो कुल मिला के इनको पहले से ही इनको रणनीति प्लानिंग करना चाहिए, इनकी तत्काल उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए अस्पतालों की। आज जूनियर डॉक्टर भी सुना है मैंने कुछ हड़ताल पे या वो जो भी है, कुल मिला के क्या सरकार को सजग रहना चाहिए, जनता के प्रति उनको कर्तव्य बनता है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। जहाँ भी डॉक्टर पोस्टेड खाली हो, डॉक्टरों को, नर्सों को, स्टाफ को भरा जाए और एक नियमित रूप से उनकी वो पूरा होना चाहिए, किसी न किसी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जनता को वाकई राहत मिल रही है नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर प्राइवेट अस्पतालों की अगर मदद की जरूरत है तो ली जाना चाहिए। जैसे कोरोना के ये डेंगू और वायरल के अलावा कोरोना भी न फैले, उसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं समुचित होना चाहिए। चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कोई और भी वेंटिलेटर की हो, ये सब दवाइयों की हो, इंजेक्शन की हो, ये सब सामान्य आम जनता को तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले की तरह कोरोना में जो दूसरी लहर आई थी, जनता दर दर भटक रही थी, चाहे अस्पताल के बेड के लिए भटक रही थी, चाहे इंजेक्शन के लिए भटक रही थी, और कई तरह के बेचारे जनता परेशान हो रही। और आखिर में ये हुआ कि वो ब्लैक फंगस का रूप ले लिया, बीमारी ने विकराल रूप ले लिया। मैं ये कहता हूँ भयानक और बीमारी न हो, जब सरकार का कर्तव्य है कि तत्काल कदम उठाए, चाहे प्राइवेट अस्पतालों का मदद ली जाए। ठीक है, चलिए नरेश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भारती जी एक बात है, जिस तरीके से इन्होंने भी एक बात बोली है कि डेंगू फैल रहा है, पूरी तरीके से कोविड अभी गया नहीं है, तीसरी लहर है ही, वायरल फीवर भी बहुत तेजी से है, अस्पतालों में जगह नहीं है। तो जब ये चीज़ें जो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार और जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि प्रॉपर तैयारियां कर ली हैं, तो फिर ये तैयारियां वाकई में सवाल खड़े कर रही हैं कि कैसी तैयारियां हैं, हम कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, यदि हम बात करें अभी डेंगू के मरीजों की बात करें तो पर डे अभी जैसे कल की बात करें तो 7 जो है मरीज सामने आए हैं। यदि हम बात करें तो इनको स्वास्थ्य विभाग को अच्छी तरीके से जांच करानी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, और ये जो अवेयरनेस है लोगों में फैलाना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई दिख रही है, मरीज दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हॉस्पिटलों में। तो ये आखिर जिम्मेदार शासन है, शासन एवं प्रशासन, तो ये दोनों ही जो डॉक्टर हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे तो व्यवस्थाएं और खराब ही होती नजर आएंगी। राखी बिल्कुल, चलिए और इस वक्त आपको बता दें सोहन मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी अपनी बात रखिए सोहन। जी मैम, इसको लेकर जैसे कि सरकार सेकंड वेव में पूरी तरह से विफल रही है और WHO के निर्देश हैं कि थर्ड वेव आने के 90% चांसेस हैं। इसको लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। थर्ड वेव आने वाली है, ऑक्सीजन प्लांट के अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुए हैं, इस चीज को लेकर भी सरकार सतर्क रहे। दूसरी चीज ये है कि डेंगू के लगभग भोपाल और मध्य प्रदेश में डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम लोग कि डेंगू को लेकर भी सरकार लापरवाही कर रही है, इसको लेकर भी इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया है, कोई सतर्क नहीं है। तीसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में बच्चों में वायरल फीवर और थर्ड वेव के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर भी सरकार की कोई तैयारी नहीं है और सरकार अभी भी आंख बंद करके बैठी हुई है। इसको लेकर सरकार को सतर्क रहना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सोहन, बहुत शुक्रिया अपना सुझाव देने के लिए।
जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बहुत अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। ये जनता है जो बहुत जागरूक है और तमाम चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। अब अभी से यदि ये कहा जाए और ये यदि बातें सामने आ रही हैं कि चीज़ें आएंगी, चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, तो क्या करना है सरकार को, ये सुझाव है। भारती जी, आपको लगता है कि इतने लोग अपने सुझाव देते हैं, इतने लोग हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं, सरकार को जहां समझना चाहिए, क्या सरकार ही नहीं समझ रही? मैं फिर प्रभुराम चौधरी पे आऊंगी, क्योंकि बात वही हो रही है ना कि इतने सुझाव भी हैं, इतनी बातें भी हैं, सवाल मीडिया भी कर रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार है बस वही इसका जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सब कुछ जैसे अभी आपने बताया प्रभुराम चौधरी जी का कि उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि कागजों में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़मीनी स्तर की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो भी लोग समस्याएं बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो वो कहीं ना कहीं देखने लायक है और उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये लेकिन समस्याओं का समाधान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी है। राखी, बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल की यदि हम बात करें तो देखिए काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। कई परिवारों ने अपनों को खोया है। कोविड काल में भी हमने देखा, वैसे भी अब जो वायरल चीज़ें हो रही हैं, वायरल फीवर है, डेंगू है, तमाम तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद भी लोग अपनों को खो रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? यदि सरकार कहती है कि हम सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अच्छे से देंगे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि दिया जाना चाहिए। मेडिसिन यदि प्रॉपर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके लिए देखिए जिम्मेदार सरकार को इसलिए भी माना जाता है, प्रशासन को इसलिए भी माना जाता है कि चीज़ें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही है, और यदि आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? अभी की हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें भारती जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है, कोविड पूरी तरह से गया नहीं, तीसरी लहर आनी ही है, इस बीच वायरल फीवर भी बहुत तेजी से चला है, तो अस्पतालों में क्या हम उम्मीद करें कि प्रॉपर मेडिसिन हैं, प्रॉपर वो स्टाफ है? क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि चीज़ें नहीं हैं अच्छी। यदि हम राकेश जी बात करें स्टाफ की, तो जूनियर डॉक्टर हैं, ये प्रदेश भर से 3000 डॉक्टर के लगभग इनको समर्थन जूनियर डॉक्टरों का मिल रहा है। यदि जब 3000 डॉक्टर अस्पतालों में अपनी सेवाएं नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उनकी समस्याएं तो बढ़ती ही नजर आएगी। यदि हम बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ से प्रदेश भर के जो मरीज हैं यहाँ पे अपने आपको स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए आते हैं। लेकिन यदि हम गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो यदि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं चरमराई है, जो कि राजधानी स्थित है, तो अदर यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पे तो व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, ये जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर चले जाते हैं, क्या इनको वाकई एक दबाने की कोशिश है? क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। यदि ये तबका हड़ताल पर जाएगा तो ये तो वो हैं जो कोविड वार्ड में भी ड्यूटी कर लेते हैं, ये दूसरों को भी देख लेते हैं, लगातार इनकी वर्किंग उतनी हो रही है, तो अपनी मांगों को लेकर यदि ये हड़ताल पर हैं और पहले भी थे, तो नहीं लगता कि सरकार को इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए? क्या वाकई जो कांग्रेस कहती है कि सरकार झूठ बोल रही है, तो क्या हम माने कि सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि पहले भी इनको यही कहा गया था कि हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज फिर ये सड़कों पर है। बिल्कुल राकेश, यदि हम बात करें जूनियर डॉक्टरों की, तो इन्होंने कोविड काल के दौरान अपनी सेवाएं भी दी, 24 घंटे भी दी, और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान का ही रूप है। तो जब भगवान का रूप है, तो अब उनको परेशानियां क्यों देखी जा रही, उनकी परेशानियां जो हैं उनको शासन क्यों नहीं देख रही है? यदि हम जूनियर डॉक्टरों की बात करें, तो अभी लास्ट टाइम जब मई जून में हड़ताल स्थगित की थी, तो उस समय शासन की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। उसी के चलते ये जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल भी समाप्त की थी, लेकिन आज तक उनकी समस्याएं जो हैं वो ऐसी की जैसे कि वैसी ही बनी हुई है। तो इससे भी नाराज है डॉक्टर, और शासन एवं प्रशासन को कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं हैं राकेश जी, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भारती जी, हम क्योंकि एक स्वास्थ्य विभाग पे आज चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पे बात कर रहे हैं, हम लगातार हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, उनके भी हमने सुझाव सुने हैं। क्या लगता है ये जो बजट पास होता है करोड़ों का, और ये व्यवस्थाएं की जाती हैं कि हम इन जगहों पर डेवलपमेंट करेंगे, हम नियुक्तियां भी कर लेंगे, प्रॉपर नर्सेज भी होंगी, मेडिसिन भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी, क्या वाकई ऐसा लगता है कि जो करोड़ों का बजट पास होता है उसका सही इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि स्थितियां देख के तो नहीं लग रहा। बिल्कुल राकेश, यदि हम बात करें जो करोड़ों अरबों रुपए का स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बजट पास होता है,
यदि वो सही तरीके से उसका उपयोग होता, उसकी मॉनिटरिंग सही होती, तो आज शायद ये समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। आम जो जन हैं, मरीज हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते नज़र आ रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन की कमियां ही हमको नज़र आ रही हैं, क्योंकि कोई भी यदि गरीब व्यक्ति है तो वो स्वास्थ्य विभाग का सरकारी जो अस्पताल है वहाँ जाना पसंद करता है, सोचता है कि पैसे भी नहीं लगेंगे और जो शासन की योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, उनका भी भरपूर लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि हम ज़मीनी स्तर की बात करें राखी जी, तो जो आम जन है, जो मरीज है, उनको ये समस्याएं जो है ना उनकी बढ़ती नज़र आती है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर, तो डॉक्टरों की यदि भर्ती की बात करें तो काफ़ी समय से डॉक्टरों की पद जो हैं वो खाली हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो यदि भर्तियां नहीं हो पाएंगी तो जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कम लोग होने की वजह से दबाव पड़ता है। और यदि हम बात करें शासकीय योजनाओं की, तो शासकीय योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर आने पर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी वर्ग है, शासकीय कर्मचारी वर्ग है, उनको ही उस योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। यदि जब शासकीय लोग के कर्मचारी ही कम हैं तो वो क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक मुख्य रूप से समस्या, बड़ी परेशानी देखने को मिलती है राखी। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हमारी चर्चा चल रही है, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार, जिसमें आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। वो विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे जनता से जुड़े हुए हैं कि जनता इन तमाम विषयों पर जब बात करती है वो कैसा महसूस कर रही है, वो कैसा फील कर रही है। और डायरेक्ट आप क्योंकि कनेक्ट वहां नहीं हो सकते, इसलिए ये मंच, इस माध्यम से हम आपके तमाम सवालों के जवाब जिम्मेदारों से लेंगे। और आपको बता दें कि क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात चल रही है, तो सवाल वही है कि आखिरकार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल क्यों हैं। क्या प्रभुराम चौधरी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर चले जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि कोई बात है, कहीं कोई परेशानी है, यदि कोई सवाल आते हैं तो उनके जवाब उनको देना चाहिए, जिससे वो बचते नजर आए हैं। ऐसे में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, लगातार गंभीर बीमारियां हैं। कोविड में कई लोगों की जान गई है, डेंगू चल रहा है, वायरल फीवर है, तमाम चीज़ें हैं। अस्पतालों की यदि हम बात करें तो आम नागरिक तो आज वो स्थिति उसकी हो गई है कि वो अस्पताल जाने से भी डरता है। और डरता इसलिए है कि उसको लगता है कि छोटी सी चीज़ के लिए यदि वो चला भी गया तो 10 बीमारियां लेकर आएगा। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, चीज़ों को संभालना होगा, और यदि चीज़ें नहीं संभलेगी तो फिर ऐसे ही परेशानियां बढ़ती रहेंगी। सबसे बड़ी बात भारती जी, क्या लगता है यहाँ पर जो लोग गलत करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कुछ मेडिसिन आई थी कोविड के टाइम पर, कुछ इंजेक्शंस चोरी हो गए थे, मेडिसिन चोरी हो जाती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों को लेकर भ्रष्टाचार हो जाता है। ऐसे लोगों पर तो फिर नकेल भी कसी जानी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो भी हमने देखा है प्रॉपर नहीं होती, अधर में लटक कर चली जाती है। तो क्या माने कि वाकई में बड़े जो तबके के लोग हैं या जो कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं नीचे से ऊपर तक मिली भगत है, जिसकी वजह से जो खामियाजा है वो हमारी आम जनता भुगतती है। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें कोविड काल के दौरान, तो शासन की तरफ से जो निजी अस्पताल रहे उनके ऊपर किसी तरह की लगाम नहीं कसी गई थी, जिसके चलते उस समय व्यक्ति को सिर्फ इलाज कराना महत्वपूर्ण था। और जो कोविड का समय था उस समय लोग काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन यदि हम निजी अस्पतालों की बात करें तो उस समय शासन का किसी तरह का नियंत्रण नहीं होने की वजह से आम जन जो है कई गुना उनको अधिक पैसा देना पड़ा, क्योंकि दवाइयाँ जो थी उसके ऊपर भी कुछ रेट फिक्स नहीं किए गए थे, और जो जांचें थी उनका भी कोई एक फिक्स चार्जेस नहीं किया गया था कि शासन की तरफ से कोई गाइडलाइन बनाई जाए। जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ आनंद सवधानी जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। आनंद जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं देश में, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी हम चिकित्सा के मुद्दे पर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फॉरेन से कंपेयर करें अपने देश को, तो चिकित्सा में अभी भी हमारा देश जो है विदेश के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है, जिसको सुदृढ़ करने की बहुत जरूरत है। लेकिन सुदृढ़ कैसे होगा? डॉक्टर्स एक तरफ अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर्स पे वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ कम है और मरीज ज्यादा है। एक एक डॉक्टर एक एक दिन में 8-8, 10-10 मरीजों का एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है ओपीडी में 100-100, 200 मरीजों को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है।
दूसरा चिंता का विषय ये है कि फॉरेन में अगर हम देखें तो वहां पर जितना भी चिकित्सा है, जितने भी डॉक्टरी का खर्च है, वो टोटली सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की संख्या बहुत कम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई सभ्य परिवार का जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाने से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से ज्यादा बेहतर वो समझता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं। और हमने कुछ समय पहले देखा भी, जब कोविड हुआ था, जब कोविड हुआ था, तब स्वास्थ्य में सारा खर्चा जो था सरकार की तरफ से किया गया, तब इफेक्ट कम था। लेकिन सेकंड जब कोरोना हुआ, कोरोना की वेव सेकंड आई, तब हमने देखा कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने खर्चा भी बंद कर दिया, और वहां पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा लोगों का खर्चा भी हुआ, डेथ भी ज्यादा हुई। हमने खुद मरीजों को देखा है जिनके परिवार वाले खुद इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ लेके हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ऑक्सीजन खुद खरीद के बेचारे किराए पे सिलेंडर उठा के ला रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उनको अस्पतालों में जगह मिल रही थी। बहुत मतलब स्थिति दयनीय थी। और अभी धीरे धीरे जैसा कि खबर लग रही है कि हो सकता है तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जैसा महाराष्ट्र और केरल में अगर हम देख रहे हैं। अगर ये चीज आ गई तो मेरे ख्याल से अभी हमारा स्वास्थ्य विभाग उनका अमला इतना रेडी नहीं है कि वो कुछ कर सके। दूसरी चीज, फर्स्ट जब वेव आई थी तब आपने देखा होगा आनंद फानन में सरकार ने कुछ कार्यकर्ताओं को भर्ती किया था, कुछ ऐसे लोगों को भर्ती किया था जो नर्सेस थे, उनको टेम्परेरी बेसिस पे भर्ती किया था। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उन बेचारों की नौकरी चली गई, उनको हटा दिया गया। यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि अभी हमें स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। अगर हम स्वास्थ्य वर्कर्स को इस प्रकार से नौकरी से निकाल देंगे, ये संविदा की दुहाई देते हुए, तो वो लोग कैसे विश्वास करेंगे सरकार के, और कैसे जनता विश्वास करेगी कि इस बार अगर कोरोना आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए आनंद जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आनंद सबधानी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने कंपेयर करके यहाँ पर बताई हैं कि हमारे यहाँ किन चीज़ों की कमी है और कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं। ये एक मैसेज भी है सरकार के लिए कि यदि हम कोविड की थर्ड वेव यदि हो सकती है कि आ जाए, ये चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। देखिए बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी जो छोटी क्लासेस के स्कूल हैं उसके लिए भी कहा था कि बच्चों को फिलहाल स्कूल ना भेजा जाए। तो ये अभी से एक सतर्क करने वाली चीज़ें हैं कि अलर्ट हो जाइए, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो फिर वो प्रॉपर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। लेकिन अब किससे उम्मीद करें? फिर आना पड़ेगा प्रभुराम चौधरी पे भारती जी, क्योंकि जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की है वही भाग रहा है तमाम चीज़ों से। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें, जैसे अभी आनंद सबधानी जी ने बताया था कि जो विदेशों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। शासकीय जो वहाँ पे अस्पताल हैं वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, निजी अस्पताल कम होते हैं। तो हमारे यहाँ पे उल्टा देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें गांधी मेडिकल कॉलेज में, तो अभी कुछ ही समय पहले हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में पहला है ना। भारती जी, मैं एक बार फिर आपको बीच में रोक रही हूँ। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। बात चल रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके। आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं? जी बिल्कुल बेहतर हैं, और जिस प्रकार से हमने आंकड़े पिछले लगभग 15 सालों में बेहतर किए हैं, उसमें जिस प्रकार से उत्तरोत्तर बेहतरी हुई है उसको देख के आप कह सकते हैं। बीच में हमने कोविड के भी समय को देखा और बेहतर करने का प्रयास किया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस दौरान लगभग 1 करोड़ लोग डबल डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। हितेश जी, और ये के जो फर्स्ट डोज को लेंगे तो लगभग 4 से 5 करोड़ हम फर्स्ट डोज सबको लगा चुके हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक हम जो हमारा जो टारगेट है कि सितंबर एंड तक हम अपने वैक्सीनेशन के अभियान को 80% कंप्लीट कर लें। हितेश जी, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आम लोग मध्य प्रदेश से, जबलपुर से, सिवनी से, मध्य प्रदेश के कई लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने कहा कि वो परेशान हैं अपने अपने क्षेत्र से, और जिम्मेदार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बताया है। इनफैक्ट आज जब मीडिया पर्सन्स ने उनसे सवाल किया तो वो सवालों के जवाब भी नहीं दिया और वहां से वो चले गए। तो आपको लगता है कि जिनका विभाग है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसे सवालों से बचना चाहिए? जो भी परेशानियां हैं उनको कम से कम जवाब तो देना चाहिए।
देखिए, ये पर्टिकुलर वाकया जो आप बता रही हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हेल्थ एक ऐसा विषय है कि साहब देखिए, जैसे ही आपका हेल्थ खराब होती है या हम कहें बीमारी घर करती है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो बेचारा बीमार है या उसका जो रिलेटिव है, उससे हम ये अपेक्षा तो नहीं रखते कि वो बहुत सुखी, संतुष्ट या खुश होगा बीमारी के इस दौर में। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इलाज भी कठिन भी होता है, तो स्वाभाविक है कि वो खुद चुनौतियों से गुजर रहा होता है। तो हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो ये कहे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। वो कुछ ना कुछ उसकी इच्छा जरूर होती है कि भाई बीमारी जो 10 दिन में ठीक हुई वो 2 दिन में होना चाहिए, जो अस्पताल जाने पर हो गई हो सकता है वो घर पे हो जाती तो बेहतर होता, फिर जो घर पे होने लायक है उसको लगता है होती ही नहीं, हम कुछ ऐसा कर लेते तो और अच्छा होता। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति क्योंकि बीमार और बीमारी के दौर को नहीं देखना चाहता है। पर जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्याप्त और बेहतर व्यवस्थाएं करी हैं और उसको और बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और मुझे लगता है ठीक दिशा में। चलिए, एक छोटा सा सवाल हितेश जी, और जूनियर डॉक्टर्स फिर हड़ताल पर हैं, 2 से 3 महीने हो गए, हमने पहले भी एक लंबी हड़ताल देखी थी। इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? पिछली बार भी यही हुआ था कि मांगे पूरी कर दीजिए, वो काम पर वापस भी आ गए थे, मामला कोर्ट तक गया था। इस बार फिर वही समस्याएं। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की कोई समस्या नहीं है और जो प्रशासनिक 1-2 बातें उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी बातचीत चल ही रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विषय है, इसलिए जल्दी ही उसका समाधान अधिकारी निकाल देंगे, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। चलिए, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हितेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे, प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो तो देखिए अपना धर्म निभाएंगे, यही कहेंगे कि सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जनता की आवाज़ से बड़ी कोई आवाज़ नहीं होती और जनता किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है। जनता स्वतंत्र है अपनी बात और अपने सुझाव देने के लिए, और जो सुझाव, जो बातें हम तक पहुंची हैं, उसमें कभी हमने ये नहीं सुना, अब तक हमने ये नहीं सुना इतनी देर के प्रोग्राम में कि किसी ने ये कहा हो कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से खुश हैं। भारती जी, क्या लगता है कि अपना अपना धर्म निभाते हैं राजनीतिक दल, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर तबके को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, यदि हम बात करें अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो जो राजनीतिक दल हैं, यदि हम बात करें सत्ताधारी दल की, तो वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे कहीं ना कहीं भागता नज़र आ रहा है। जो कमियां हैं, कमियों को ना देखते हुए सिर्फ उसको अच्छा ही देख रहा है। यदि हम बात करें, जैसे अभी हितेश बाजपेयी जी ने बताया कि जो जूनियर डॉक्टर है उनकी कोई गंभीर विषय नहीं है और उनकी बात चल रही है, तो आखिर ये बात चल क्यों रही है? उनको हड़ताल पर जूनियर डॉक्टरों को क्यों आना पड़ा? तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का पहले से ही निजात होना चाहिए, जिससे आम जन जो है वो परेशानियों का खामियाजा ना भोगना पड़े। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ अभिनव बरोलिया जुड़ गए हैं। अभिनव, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में चल रही है मैडम? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात चल रही है मध्य प्रदेश। आप हालात देख रहे होंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। ग्वालियर में एक बिस्तर पर 4-4 बच्चों को रखा गया है। उसके अलावा आपने देखा होगा जिस तरीके से अस्पतालों में भारी भीड़ है, वहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है और जनता बहुत परेशान है। वो पैसा भी खर्च करके अपनी जान बचाना चाहती है, लेकिन उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे। ये सब छोड़कर के विधायकों को खरीदने और सारी चीज करने से अच्छा है कि जनता को बचाने में अपना ध्यान दे। चलिए, एक सुझाव तो आपने दे दिया, लेकिन पार्टी को ये लगता है, सरकार को ये लगता है, अब से कुछ देर पहले हितेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा सब कुछ तो दुरुस्त है और ऐसी कोई बात नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, एक राजनीतिक दल अपना अपना धर्म निभा सकते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे लोगों ने यही कहा है अभिनव, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, मैं बस एक आम नागरिक के नाते आपका एक वक्तव्य चाहती हूँ कि अभी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए। ये जो करोड़ों के बजट होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, जाते कहाँ हैं यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं तो? देखिए मैम, मैं आपसे एक आम नागरिक के नाते ही बात कर रहा हूँ। पहले भी मैंने यही बात करी, कांग्रेस बीजेपी से हटकर सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए
कि आखिर चल क्या रहा है। ये हितेश वाजपेयी जी ने तो टालने की बात कर दी कि सब दुरुस्त चल रहा है, मतलब उनको दिख नहीं रहा है शायद, मेरे ख्याल से या तो वो आंख से अंधे हो गए हैं कि ग्वालियर में एक बिस्तर पर 4-4 बच्चे लेटे हुए, ये ताजा घटना है। उसके अलावा सभी जगह पर जो मामले चल रहे हैं, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं, अगर उसको देखकर सरकार पर्दे डाल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो ये तो सरकार की नाकामी है जो साफ झलक रही है। और हम तो आशा करते हैं कि सरकार लोगों की कम से कम जान बचा ले। हमें किसी चीज से अभी इस वक्त पे जिस तरीके से माहौल चल रहा है, बच्चों में वायरल फीवर देखा होगा आपने, आस पड़ोस भी लोग परेशान है। तो इस चीज से निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, सारी द्वेष भावना छोड़कर। बिल्कुल। चलिए अभिनव, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार देखिए एक बात बहुत साफ है कि पक्ष विपक्ष को हम थोड़ा सा छोड़ दें यदि, तो जो स्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं वो बहुत बिगड़ी हुई हैं। अच्छा भारती जी, एक बात और है, हमने यदि डेवलपमेंट की बात जो देखी है, हॉस्पिटल्स की बात करी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो सरकार ये हमेशा कहती है कि हमने डेवलपमेंट किया। हम एम्स की भी बात करें तो कहा गया है कि बहुत व्यवस्थाएं अच्छी हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लगता है ऐसा कि उतना ट्रीटमेंट लोगों को प्रॉपर मिल पा रहा है? यदि हम बात करें राखी, जैसे अभी आपने बताया कि एम्स हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं या आज जो भी शासन की तरफ से संचालित हो रहे हैं, सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होती है, ऐसा शासन की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन यदि हम बात करें शासन की तरफ से, तो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड इतना अधिक होता है कि कई बार तो हमने देखा है कि एम्स के बड़े जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है। यदि हम बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों को अधिक काम करना होता है, जो कि उनकी कार्य क्षमताएँ हैं उससे अधिक। तो इसी के चलते कई बार मरीज एवं डॉक्टरों के बीच में विवाद की स्थितियां भी क्रिएट होने लगती है, क्योंकि डॉक्टर भी जो उनका समय 8-9 घंटे उससे ज़्यादा काम करना होता है, वर्कलोड अधिक होता है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कार्य के प्रति तनाव की स्थिति क्रिएट होती है। और यदि हम मरीजों की बात करें तो मरीजों को भी समय पे इलाज नहीं मिल पाता, तो इसी कारण जो है डॉक्टर एवं मरीज या परिजनों में भी कई बार लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। राखी बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे कॉलर जगदीश सावले हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बैरागढ़ से हूँ, मतलब जगदीश कुमार सावले जी, लेकिन ये सिविल अस्पताल है बैरागढ़ में। यहाँ पे डॉक्टर लोग तो मतलब दिन को तो ठीक रहता है ना, लेकिन रात को नहीं होते हैं डॉक्टर लोग। यहाँ पे जो आने वाले जो मरीज होते हैं, इमरजेंसी जो केस होते हैं, उसमें बहुत परेशानी आती है। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं होता वहाँ पे, और डिलीवरी केस होता है जो इमरजेंसी होती है उनको सुल्तानी भेज दिया जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, टोटल मिला के कोई मतलब सुविधा ही नहीं है बैरागढ़ सिविल अस्पताल में। अच्छा, वहाँ जो लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में, स्टाफ भी होगा जो काम करता होगा, कभी उन लोगों से बात करने की कोशिश की, या आप तक कभी कोई ऐसी बात पहुंची हो कि ये उनको पता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, नाइट शिफ्ट में होनी चाहिए, तो इसके लिए कभी जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई? नहीं, इनके लिए हमें बात तो करनी चाहिए उन लोगों से, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि भाई वो कहीं यहाँ पे आप लोग आते हो, मतलब वो करते हो, लेकिन हमें डॉक्टर रहते हैं और जवाब सही मिलता नहीं। वहाँ पे गोलमाल करके हमको घुमा देते हैं, सही जवाब नहीं देते वो लोग, एक दूसरे पर टाल देते हैं वो। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल का भी, ये मुझे लगता है इस पूरे कार्यक्रम में 2 से 3 लोगों ने ये बात बोली है कि डॉक्टर्स की बहुत समस्या वहाँ पर है। और दिन में तो ठीक है, शाम को, और यदि किसी का डिलीवरी केस है इमरजेंसी में, तो फिर सुल्तानिया रेफर किया जाता है। क्यों? यदि सरकार सब कुछ कर रही है, यदि सरकार ये दावे कर रही है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमने सारी चीज़ों की फैसिलिटी दी है, तो फिर ये वो जनता की आवाज़ है, ये लोग क्यों अपनी समस्याएं यहाँ तक पहुँचा रहे हैं? जागिए, और इन लोगों के जो सवाल हैं, इनके जो सुझाव हैं, मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए। सुनिए कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उनको दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज ये लोग परेशान हो रहे हैं। हर तबके को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। यदि यही हालात रहे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आज सुनो सरकार में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।